दोस्तों अभी नेपाल के भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, इन्हें भूतपूर्व राजा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी नेपाल में लोकतंत्र आ गया है, राजशाही नहीं है। और दोस्तों बता दूं कि 2008 के पहले नेपाल में राजशाही था और उस वक्त वहां के राजा ज्ञानेन्द्र शाह थे और अभी वो राजा नहीं है। लेकिन दोस्तों कब तक ये भूतपूर्व रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पता अभी फिर से वर्तमान राजा बन जाए। दोस्तों ये बात ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो नेपाल के राजा जो ज्ञानेन्द्र शाह हैं वो पशुपति मंदिर पहुंचे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब भगवान के दर्शन पशुपति भगवान के पास जा सकता है। लेकिन उनके पहुंचने के बाद वहां लाखों लोगों की भीड़ आ गई। चलो लाखों लोगों की भीड़ की बात अलग है, वो हमारे राजा थे देखने आ गई। लेकिन दोस्तों उनका ये नारा हमरो राजा लाई स्वागत छे, तो इसका मतलब ये नारे का मतलब हिंदी पर बता दूं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे राजा का स्वागत है। दोस्तों इतने सालों बाद, दोस्तों लगभग 17 साल हो चुका है नेपाल में लोकतंत्र आए, लेकिन लोग अभी भी एक मांग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमें राजतंत्र चाहिए। दोस्तों लोकतंत्र अच्छा चीज होता है, लोकतंत्र मतलब जनता का मत, जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। लेकिन दोस्तों अगर जनता का मन ही करे कि हमें राजशाही चाहिए तो उसको कोई क्या कहे। हाँ दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूं, दोस्तों 2008 में जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ और वहां के प्रधानमंत्री बने, तब से 5 साल मतलब हर जो सरकार का कार्यकाल जैसे भारत में 5 साल है वैसे वहां भी 5 साल निर्धारित किया गया था। लेकिन 17 सालों में 13 बार वहां का प्रशासन मतलब वहां का सरकार बदल चुका है। 13 बार सरकार बदलने का मतलब यह है कि वहां लोकतंत्र सुचारू व्यवस्था में नहीं है। लोकतंत्र कोई सफलता की कोई इबारत नहीं लिख रही है, मतलब लोकतंत्र वहां पर फेल ही है और जनता का मत भी नहीं है। और दोस्तों उसके बाद वहां के जो राजा ज्ञानेन्द्र शाह जो गए, उनका ये बयान कि हमने लोकतंत्र जनता की भलाई के लिए, नेपाल की भलाई के लिए लोकतंत्र स्थापित किया था, राजतंत्र को छोड़कर, अपने पद को छोड़कर एक मतलब मैंने कुर्बानी दी थी कि नेपाल की जनता का फायदा हो, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब वो समय आ गया है कि फिर से नेपाल के लोगों के लिए कुछ किया जाए। इसका साफ मतलब है कि ज्ञानेन्द्र शाह फिर से अब नेपाल में राजशाही की वापसी की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं और ओली हैं, उनका गले का दर्द ये बन चुका है कि वो नहीं ज्ञानेन्द्र शाह का समर्थन कर सकते हैं, नहीं विरोध कर सकते हैं। अगर ज्ञानेन्द्र शाह का जहां विरोध किए, बहुत बड़ा मत, बहुत बड़ा जनता ज्ञानेन्द्र शाह के पक्ष में है, तुरंत उनको राजनीतिक नुकसान होगा, उनका पद भी जा सकता है, चुनाव हार सकते हैं। और दोस्तों अगर समर्थन किए तो जब राजशाही आ जाएगा तो फिर ये चुनाव का क्या मतलब, प्रधानमंत्री पद का क्या मतलब, सब खत्म, वैसे इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। दोस्तों नेपाल में इस तरीके की स्थिति क्यों आई, इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इतिहास के जड़ों में जाना चाहिए। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों ने जितने जो भारतीय राज्य थे उनको 3 ऑप्शन दिए थे, या तो भारत में अपना विलय कर ले, या तो पाकिस्तान में विलय कर ले, या तो स्वतंत्र राज्य रहे। दोस्तों नेपाल ने अपना विलय भारत में करने की इच्छा जताई थी, लेकिन दोस्तों नेपाल की छवि हिंदू राष्ट्र की थी, हिंदुत्व की थी। और दोस्तों उस वक्त जवाहरलाल नेहरू को नेपाल फूटी आंख नहीं सुहाती थी। क्यों? क्योंकि नेपाल की छवि हिंदू राष्ट्र की थी, उनको इसी बात से दिक्कत था, इसलिए नेपाल को उन्होंने शामिल नहीं किया। लेकिन दोस्तों समझ में नहीं आता है कि आप मान गए कि आप किसी देश का विकास में किसी धर्म को रोड़ा नहीं आने देना चाहते, लेकिन उस वक्त क्या आज भी बहुत सारे देश ईसाई राष्ट्र हैं जो पूरा ईसाई धर्म को खुल के मानते हैं, और बहुत सारे विश्व में ऐसे देश हैं जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुस्लिम को भी खुल के मानते हैं। तो उनसे आपको उतना दिक्कत क्यों नहीं होता? और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, दहाई के अंक में है, मतलब 2 डिजिट में ऐसे राष्ट्रों की संख्या जो मुस्लिम राष्ट्र और ईसाई राष्ट्र हैं, और एक बस को हिंदू राष्ट्र है। तो नेहरू को उससे दिक्कत हो गई। तो यही वजह था, मुख्य वजह यह माना जाता है कि नेहरू ने नेपाल को शामिल नहीं किया। अब दोस्तों उसके बाद नेपाल की कुछ संस्कृति के बारे में आपको बता दूं, फिर अभी आगे बताऊंगा कि नेपाल में राजशाही कैसे आई, इसमें भारत का योगदान क्या रहा है, सब चीज का भी जिक्र करूंगा। दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगर नेपाल की संस्कृति की बात की जाए तो दोस्तों नेपाल के लोग और नेपाल के लोग ही नहीं, नेपाल और भारत के लोग, नेपाल के जो राजा हैं उन्हें विष्णु का अवतार भी मानते हैं। और दोस्तों उसी में
उसी में नेपाल में नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा महत्व है। और दोस्तों योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं। यही वजह था कि जो ज्ञानेन्द्र शाह ने जब पशुपति मंदिर दर्शन के लिए गए तो वहां योगी आदित्यनाथ के भी मतलब फोटो, अपना झंडे में अपना फोटो को लहराया गया। इसको लेकर बहुत सारे विवाद हुए, उस पर कभी चर्चा अगर समय में रहा तो करेंगे। तो दोस्तों यहां तक तो आप वहां की संस्कृति समझ गए, थोड़ा सा लोगों के मूड समझ गए, और लोगों के दिमाग में बात भी है कि यहाँ का सही कल्याण राजा ही कर सकता है। अब जनता है, जनता के मत को कौन रोक सकता है। अब दोस्तों ये हम लोग समझते हैं कि नेपाल में राजशाही कैसे खत्म किया गया। दोस्तों नेपाल में राजशाही खत्म हुआ नहीं है, खत्म किया गया है। दोस्तों एक कहानी तब शुरू होती है जब 1987 में नेपाल में सार्क का सम्मेलन था। तो सार्क सम्मेलन में राजीव गांधी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे और वो सार्क सम्मेलन में 1987 में गए। उसके बाद समान तौर पर वापस आ गए। लेकिन दोस्तों उनको नेपाल पसंद आया, इसलिए दोबारा 1988 में सोनिया गांधी के साथ नेपाल घूमने गए। और दोस्तों सोनिया गांधी के साथ जब नेपाल घूमने गए तब वहां पशुपतिनाथ मंदिर में वहां के राजा के द्वारा सोनिया गांधी को रोका गया। यह कहा कि रोका गया कि इस मंदिर में गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते। अब उसके बाद राजीव गांधी ने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा मतलब जाने दीजिए, लेकिन वहां का राजा ने कहा कि देखिए हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, हम उनको प्रवेश नहीं करने दे सकते। अब यहां तक तो मान के वापस आ गए। इसके बाद से यही भावना का जो ज्वर है ना वो दिमाग में बैठते गया। राजीव गांधी ने यह मान के चला कि मेरी पत्नी का अपमान हुआ है, और सोनिया गांधी के लिए तो बात ही क्या था कि मेरा अपमान हुआ है। और उसके आने के बाद राजीव गांधी एक पर्सनल कारण से, अपने पर्सनल कारणों से उसी वक्त ऐसे ताक में थे कि नेपाल से किसी भी तरीके से नेपाल को मजा चखाया जाए। तो दोस्तों उसी वक्त नेपाल और भारत का कुछ आर्थिक जो डील थे उसका एक्सपायरी हो रहा था, मतलब खत्म हो रहा था। तो उसके बहाने और उसी वक्त दोस्तों नेपाल चीन से ना कुछ हथियार भी खरीदा था। इसको बहाना बनाकर, मुद्दा बनाकर उन्होंने नेपाल से दूरी बनाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों मैं ये बात कहता हूं कि आज भारत अमेरिका के साथ डीलिंग करता है, और अमेरिका कनाडा के साथ है, फिर अलग अलग पाकिस्तान के साथ भी और चीन के साथ भी व्यापारिक रिश्ते रखा है। तो क्या हम अमेरिका से डील तोड़ दे रहे हैं? नहीं ना। तो किस तरीके से गांधी परिवार के एक प्रधानमंत्री ने एक अपनी निजी स्वार्थ के लिए एक देश के साथ रिश्तों को मतलब खटास में डाल दिया। और दोस्तों उसी वक्त राजीव गांधी ने नेपाल का ब्लॉकेट भी करवा दिया। दोस्तों ब्लॉकेट के कारण नेपाल में जरूरी चीज़ों का आवा जाना बंद हो गया। नेपाल में बहुत ज़्यादा आर्थिक दिक्कत हो गई और वहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। इस तरीके से नेपाल से और नेपाल के लोगों का भारत से थोड़ा सा मोह भंग होने लग गया और नेपाल चीन की ओर खींचने लग गया। और उसी वक्त माओवादी वहां सक्रिय थे, जो धीरे धीरे और सक्रिय होने लग गए। और माओवादियों का चीन के साथ बहुत अच्छा संबंध है, तो चीन के समर्थन से माओवादी और वहां एक्टिव हो गए। जो लोकतंत्र के नाम पर नेपाल की जो सरकार को या नेपाल की जो राजशाही को हड़पना चाहते थे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा माओवाद नेपाल में थोपना चाहते थे। और दोस्तों उसके बाद में 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई, और तब मनमोहन सिंह की सरकार का संबंध भी माओवादियों के साथ अच्छा है। दोस्तों सीताराम येचुरी एक नेता है जिनको सब जानते होंगे, वो माओवादी नेता है। उनका और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ, और सोनिया जी का शुरू में था ही कि मुझे रोका गया है, तो मनमोहन सिंह की सरकार का और वामपंथियों का भी अच्छा रिलेशन था। तो इस तरीके से माओवाद के लिए अच्छा मौका था कि चीन से अभी नेपाल संपर्क में है ही, और एक भारत है, भारत का ही माओवादियों का अच्छा संबंध है। तो भारत के प्रयासों से 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म करके लोकतंत्र ला दिया गया। तब से दोस्तों नेपाल में लोकतंत्र मतलब बहाल हो गया। लेकिन नेपाल में जो सत्ता जो आई है वो कुछ खास कर नहीं पाई, वो लोगों की समस्या को सुलझा नहीं पाई, इसलिए फिर से नेपाल में राजशाही की बात चल रही है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? दोस्तों जिस तरीके से जन समर्थन उमड़ रहा है, जिस तरीके से ये बातें चल रही है कि नेपाल में फिर से राजशाही वापस आए, अगर नेपाल में राजशाही आ गई तो इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर से नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और दोस्तों अभी भारत, अगर भारत की बात करें और भारत का जो पिछला रोल भी था,
तो भारत में भी मोदी सरकार है और यहाँ की परिस्थितियां भी नेपाल के राजशाही के अनुकूल ही है। अगर यहाँ पर मोदी सरकार थोड़ा भी ये नहीं चाहेगी कि नेपाल से रिश्ते टूटे, और मोदी सरकार को नेपाल से रिश्ते टूटने से ज्यादा डर इस बात से है कि नेपाल कहीं चाइना की ओर अच्छे से न चल जाए। अगर नेपाल चाइना के गिरफ्त में चल गया अच्छे से, तो नेपाल भारत के लिए ठीक स्थिति, मतलब भारत के लिए ठीक चीज नहीं है। इसलिए भारत मतलब मोदी सरकार ये पूरा कोशिश करेंगे कि नेपाल का झुकाव चीन की ओर न हो, हमारी ओर हो। और अभी नेपाल का जनता का जैसे मूड चल रहा है, तो ज्यादा चांस है कि मोदी सरकार को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि फिर से राजशाही आ जाए और हिंदू राष्ट्र बन जाए। दोस्तों अब आगे भविष्य के घर में क्या लिखा है अब कौन जानता है। तो दोस्तों आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।